मेरा नाम राजशेखर है और आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, सारी बातों के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वास्तव में ये होता क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? तो हम अपने जीवन में बहुत सारा काम करते हैं, कुछ रोज़ करते हैं, कुछ कभी कभी करते हैं, लेकिन कुछ हमारी रूटीन होती है। जैसे कोई काम हम डेली करते हैं, जैसे मैं नहाता हूँ, खाता हूँ, वह स्कूल जाता है, कुछ ऐसे काम जो डेली बेसिस पे होते हैं, तो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं। कोई भी काम, वर्तमान की आपके पास कोई भी रूटीन हो, अगर उस रूटीन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सेंटेंस का आप यूज करेंगे, वो सेंटेंस निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। जैसे कोई भी रूटीन हो, जैसे मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ाते हैं, तुम लोग घर जाते हो, वह स्कूल में पढ़ता है, तमाम सारी चीज़ें। रूटीन दो प्रकार की हो सकती है, या तो रेगुलर हो सकती है या फिर इरेगुलर हो सकती है। जैसे वह कभी कभी डॉक्टर से मिलता है, यानी कि डॉक्टर से मिलना उसकी रूटीन तो है लेकिन रेगुलर नहीं है। अब कहे कि वो हफ्ते में एक बार नहाता है, तो नहाना उसकी रूटीन तो है लेकिन हफ्ते में एक बार नहाता है, यानी कि उसकी रूटीन है लेकिन रेगुलर ना होकर इरेगुलर है। जैसे जापान में कभी कभी भूकंप आते हैं, तो जापान में भूकंप का आना रूटीन तो है लेकिन रेगुलर नहीं है, कभी कभी है। तो रूटीन दो प्रकार की हो जाती हैं, एक तो रेगुलर, दूसरी इरेगुलर। तो रूटीन चाहे जैसी भी हो, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है। अब हम ये सोचते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी बनाना है, चूँकि हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं, तो हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा कि जिससे हमको पता चले कि यह रेगुलर एक्शन या इरेगुलर एक्शन है। कहने का मतलब ये है कि रूटीन रेगुलर है कि रूटीन इरेगुलर है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हिंदी की बात करें तो कैसे सेंटेंस आएंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है, आम तौर पर ऐसे सेंटेंस होते हैं जो लास्ट में ताहे तीहे तेहे पे समाप्त होते हैं। जैसे देखिए, रूटीन है अगर कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, यानी कि अंग्रेजी पढ़ाने का ये मेरा रूटीन है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मेरी दिनचर्या है, लास्ट में ताहू आया है। अच्छा, वे लोग गाली देते हैं, वे लोग गाली देते हैं, गाली देना उनकी रूटीन है। ठीक, तो लास्ट में ता है, ताहू, ते हैं। अच्छा, सीता बाजार जाती है, सीता बाजार जाती है, इसमें ती है आ गया। तो रूटीन जब भी हिंदी सेंटेंस से आता है, तो रूटीन जब भी हमको रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि लास्ट में ती है, ते हैं, ताहू, ऐसा ही सेंटेंस आएगा आपको। और इसी सेंटेंस को जब इंग्लिश में हम बनाते हैं तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के कुछ रूल होते हैं। जैसे दुनिया का कोई भी सेंटेंस को बनाने का सिस्टम यही होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप मेन वर्ब लिखते हैं, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी आए उसको लास्ट में जगह देते हैं, लास्ट में उनको लिख देते हैं। अब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये कोई किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सिस्टम फॉलो किया जा सकता है। लेकिन
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज ही नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और डू डज का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में बिल्कुल नहीं किया जाता है। ये सारे सेंटेंस हमारे पॉजिटिव हैं। अब अगर इसको हम सेंटेंस बनाना पड़े तो एक तो हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाते हैं, जिसको कि पॉजिटिव सेंटेंस में लगाना नहीं है, और जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब या तो हम V1 का यूज करते हैं या फिर V5 का। अब V1 और V5 क्या है? V1 को बेस फॉर्म बोलते हैं, बेस फॉर्म या आप बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे गो, कम, रीड, ये आपका बेस फॉर्म है, पहला फॉर्म है। अब V5 किसको बोलेंगे? V5 वर्ब के पांचवें फॉर्म को बोलते हैं। वर्ब का पांचवा फॉर्म का मतलब कि V1 में ही या तो S या ES जोड़ देने से, अब S जोड़ेंगे कि ES जोड़ेंगे, ये वर्ब के नेचर पर डिपेंड करता है कि वर्ब कैसी है। जैसे गो देखिए, गो का V5 बनाएंगे तो ये गोज हो जाएगा, कम का कम्स होगा, रीड का रीड्स होगा। यानी कि वर्ब में एस या एस अगर हम ऐड कर दें तो V5 तैयार हो जाता है। ये सिस्टम है, तो इसमें V1 और V5 लगता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई V1 कब लगाएंगे और V5 कब लगाएंगे? तो ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि V1 कब लगेगा, V5 कब लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप V5 के यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप V1 का यूज करेंगे। ये सिस्टम है। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लिखना है आपको। V1 तब लिखना है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, और V5 तब लिखना है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर आता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का। अब सेंटेंस हम इसको बनाना चाहें कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हुआ, पढ़ाना आपका वर्ब हुआ, और क्या पढ़ाता हूं तो अंग्रेजी, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो बनाएंगे आई, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद पढ़ाना की अंग्रेजी लिखेंगे मेन वर्ब पढ़ाना है तो पढ़ाना की अंग्रेजी लिखेंगे। तो V1 लिखे कि V5 लिखे, तब ये बताएगा कि V1 लिखेंगे कि V5 लिखेंगे। आई तो होता है सिंगुलर, लेकिन अपने आप को यहाँ पर ये प्लूरल के रूप में यूज किया जाता है। आई को हमेशा जो प्लूरल माना जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में इसके साथ वाज का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा प्लूरल माना जाएगा। सब्जेक्ट, इस टेंस के लिए जो सब्जेक्ट प्लूरल आएंगे वो एक से, जो नाउन होगा वो अगर एक से अधिक होंगे तो प्लूरल होगा। आई, वी, दे और यू, ये प्लूरल माने जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिहाज से। और सिंगुलर में ही, सी और इट, इसके अलावा सिंगल नाम भी आएगा तो सिंगुलर होगा, एक नाम। जैसे राम अंग्रेजी पढ़ाता है तो राम सिंगुलर है, लेकिन राम और श्याम अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो आई, पढ़ाना की अंग्रेजी हम लिखेंगे, मेन वर्ब है टीच, तो टीच लिखेंगे, टीचेज नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट प्लूरल की तरह यूज होता है, प्लूरल की तरह यूज होता है, प्लूरल होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमेशा प्लूरल की तरह यूज करेंगे। आई टीच, प्लूरल मानेंगे तो V1 लगेगा, टीच, V5 होगा टीचेज, टीचेज का यूज हम करने वाले नहीं हैं क्योंकि आई प्लूरल की तरह यूज होता है। आई टीच, उसके बाद इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश हो गया आपका। आई टीच इंग्लिश, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसको देखिए, वे लोग गाली देते हैं, तो गाली देने का काम कौन कर रहे हैं? वे लोग, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और गाली देना आपका वर्ब हो गया। एब्यूज, गाली देना वर्ब, और वे लोग आपका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि गाली देने का काम यही लोग कर रहे हैं। तो वे लोग की अंग्रेजी होती है दे,
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमको लिखना है मेन वर्ब, तो अब्यूज लिखेंगे। अब सवाल ये होता है कि V1 लिखे कि V5 लिखे, यानी कि बेस फॉर्म लिखे कि एस या यूएस वाला फॉर्म लिखें। तो दे हमारा होता है प्लूरल, दे प्लूरल है, तो अब्यूज लिख करके छोड़ देंगे। सीता बाजार जाती है, सीता बाजार जाती है तो बचा जाने का काम कौन कर रहा है, सीता कर रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, और ये हमारा कंप्लीमेंट के रूप में यूज करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है नहीं। तो सीता बाजार जाती है तो आप लिख सकते हैं सीता, सब्जेक्ट पहले लिखें, उसके बाद मेन वर्ब जाना, गो। अब सवाल ये है कि पहला लिखे कि पांचवा लिखे, तो सीता एक लड़की है, एक लड़की का नाम है, सिंगल है, अकेली है, तो पांचवा लिखेंगे, सिंगुलर हो जाएगा। सीता गोज, सीता जाती है, और गोज टू मार्केट लिख सकते हैं इधर, गोज टू मार्केट, सीता गोज टू मार्केट, सीता बाजार जाती है। इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। सवाल ये उठता है कि जब डू डज हेल्पिंग वर्ब है तो इसका क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम कब करते हैं, तो इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, इंटरोगेटिव में करते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव में करते हैं, तमाम तरह से, लेकिन पॉजिटिव में नहीं करते हैं। बस इतना जानना है कि डू डज का प्रयोग पॉजिटिव में नहीं करते हैं। अब जब भी डू डज का प्रयोग आप करेंगे, जब भी करेंगे, तो आप हमेशा V1 का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम है। आइए कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अभी अभी मैंने आपको बताया कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसको बनाने का सिस्टम होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद बाकी चीज़ें उतारते हैं लास्ट में। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग, वो सब यही रहता है। फर्क क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके तुरंत बाद हम नॉट का यूज करते हैं, NOT। यानी कि हमारा स्ट्रक्चर बनता है कि सब्जेक्ट आपको लिखना है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर नॉट का यूज करना है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या दज होती है। उसके बाद आपको नॉट का यूज करना है, NOT, और यहाँ पर मेन वर्ब का ऑल टाइम V1 यूज करेंगे। जब भी डू और दज का यूज होगा तो V1 का यूज होगा मेन वर्ब में। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट। अब सवाल ये उठता है कि कब डू कब दज, दो हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों हेल्पिंग वर्ब तो हम लगाएंगे नहीं, किसी एक को ही यूज करेंगे। तो कब डू लगाएंगे, कब दज लगाएंगे, तो डू लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, डू लगाते हैं आप प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और दज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। वही कहानी है, जस्ट पीछे मैं बताया आपको कि प्लूरल आपका हो जाता है I, V, U और दे, और सिंगुलर होता है ही, सी और इट। ही, सी, इट के साथ आप दज लगाएंगे, I, V, U, दे के साथ आप डू लगाएंगे। ये सिस्टम है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, वह हिंदी नहीं पढ़ता है। ये रूटीन तो है कि वह हिंदी पढ़ता है, ये रूटीन है, लेकिन ये नेगेटिव रूटीन है, मतलब नहीं पढ़ता है। उसकी रूटीन है कि ये काम करता ही नहीं है। वह हिंदी नहीं पढ़ता है, तो अब सब्जेक्ट हमको पहले लिखना है। भाई पढ़ने का काम कौन नहीं कर रहा है, तो ही, वह नहीं कर रहा ही। उसके बाद हमको डू या दज लगाना है, तो डू लगाएं कि दज लगाएं, तो ही सिंगुलर है तो आप दज लगाएंगे। इनके साथ आपको डू लगाना है और इनके साथ आपको दज लगाना है। तो ही के साथ अब लगाएंगे दज। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ही, दज, उसके बाद आप लिखेंगे नॉट।
दज के बाद नॉट, उसके बाद भी वन लगाना है। तो पढ़ना आपका मेन वर्ब है, तो पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड। ही डज नॉट रीड, इसकी हिंदी होगी कि वो नहीं पढ़ता है, क्या, तो हिंदी। ये आपका सेंटेंस बनता है, ही डज नॉट रीड हिंदी। एक और सेंटेंस देखिए, राम झूठ नहीं बोलते हैं, राम झूठ नहीं बोलते हैं। मान लो कि ये सेंटेंस, राम झूठ नहीं बोलते हैं, ये सेंटेंस आपको बनाना है। तो आपका राम सब्जेक्ट हुआ, बोलने का काम राम कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव कर रहे हैं, यानी कि नहीं बोल रहे हैं, तो राम सब्जेक्ट हुआ, बोलना आपका मेन वर्ब हुआ, और ये ऑब्जेक्ट हुआ झूठ, नहीं नेगेटिव वर्ड हुआ। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे राम, अब राम तो सिंगुलर है, राम एक ही है, तो राम एक ही है तो आप इसके साथ दज लगाएंगे, राम दज। उसके बाद आपको नोट लगाना है, राम दज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब लगाना है, तो मेन वर्ब है बोलना, तो झूठ बोलना की अंग्रेजी होती है टेल एलाई, ये कहीं में लिखते हैं टेल ए लाई। अब दज नॉट का प्रयोग किए इसलिए टेल्स नहीं लगाए हैं, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है लेकिन टेल्स लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जब भी डू डज का प्रयोग करेंगे आप हमेशा भी वन का यूज करेंगे। तो ये हुआ नेगेटिव। अगर सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो क्या करेंगे, देखिए मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको। जैसे देखिए, हम अपना काम नहीं करते हैं, हम अपना काम नहीं करते हैं, ये सेंटेंस है। तो करने नहीं करते हैं, ये अगर इसको पॉजिटिव करेंगे तो होगा हम अपना काम करते हैं। तो करने का काम कौन कर रहे हैं, हम। क्या, तो अपना काम, और करना आपका वर्ब हो गया। ये मेन वर्ब हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ये सब्जेक्ट हुआ। ये नेगेटिव वर्ड हुआ आपका। अब सब्जेक्ट हमको लिखना है हम, तो लिखेंगे वी, और वी लिखने के बाद आपको लगाना है डू या दज। नेगेटिव है, डू नॉट दज नॉट का यूज करेंगे। नेगेटिव है तो डू लगाएं कि दज लगाएं, तो डू लगाएं कि दज लगाएं, वी के साथ हम डू लगाते हैं, प्लूरल है, वी डू। उसके बाद नॉट, उसके बाद भी वन, करना की अंग्रेजी डू होती है। देखिए इस डू में फ़र्क है, ये डू आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये डू आपका मेन वर्ब है। ये डू मतलब हेल्पिंग वर्ब, ये डू मतलब करना की अंग्रेजी है। वी डू नॉट डू, हम नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो अपना काम, तो अपना की अंग्रेजी आवर यूज करेंगे, आवर वर्क। वी डू नॉट डू आवर वर्क। ये सिस्टम होता है सेंटेंस बनाने का नेगेटिव, कि आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू डज में से कोई एक का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट जो सिंगुलर है तो आप दज लगाएंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे आते हैं, देखिए मैं इनको हटाता हूं। देखिए सब्जेक्ट, किसी भी दुनिया का सेंटेंस बनाना है तो हमने क्या लिख रहे हैं बार बार, कि सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लिखना है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना था तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट का यूज किया। अब हमको बनाना है इंटरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए कुछ खास किया नहीं जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक यस आर नो टाइप होता है, एक WH टाइप होता है। यस आर नो टाइप उस सेंटेंस को कहा जाता है जिस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका जवाब अगर हम यस या नो में दे सकते हैं तो वह यस या नो टाइप कहलाता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हम यस या नो में नहीं दे पाएँ तो उनको WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे क्या आप संस्कृत पढ़ाते हैं, क्या आप संस्कृत पढ़ाते हैं। अगर मैंने ऐसा सेंटेंस बोला कि क्या आप संस्कृत पढ़ाते हैं,
तो अगर पढ़ाते होंगे तो कहेंगे यस, अगर नहीं पढ़ाते होंगे तो कहेंगे नो। तो यह यस और नो टाइप होगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सवाल जिसका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सके, उसको WH इंट्रोगेटिव कहा जाता है। जैसे आप क्या पढ़ाते हैं, आप क्या पढ़ाते हैं, आप क्या पढ़ाते हैं। तो ये सेंटेंस है, आप क्या पढ़ाते हैं, तो इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे पाएंगे। आपको बताना पड़ेगा कि उर्दू पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, मतलब क्या पढ़ाते हैं, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। इसमें आपको यस या नो से काम चल जाएगा, लेकिन इसमें आपको बिना जवाब दिए यानी कि यस और नो में काम इसमें नहीं चल पाएगा। तो ऐसे सेंटेंस जिनका जवाब आप यस या नो में न दे पाएँ, उसको WH टाइप बोलते हैं, WH टाइप इंट्रोगेटिव। और जिनका जवाब यस और नो में दे सकते हैं तो उसको बोलते हैं यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव। ये दो प्रकार होते हैं इंट्रोगेटिव के। बनाने का सिस्टम दोनों का थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। पहले हम बात करेंगे यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है आपका कि पहले पॉजिटिव देख लीजिए। पॉजिटिव ऐसे ही तो बनता है हमारा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही सिस्टम है, विधि विधान है। अब हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बनाने में कुछ खास नए शब्द इसमें यूज नहीं किए जाते हैं, कोई भी नया शब्द यूज नहीं किया जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसको उठा के पहले कर देंगे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लेकर के आएंगे। अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा शुरू में हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। बस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का हेर फेर कर देते हैं तो वह यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसे क्या आप संस्कृत पढ़ाते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब हमको मालूम है कि डू और डज यूज होता है, डू और डज। अब डू लगाएं कि डज लगाएं, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि डू लगेगा कि डज लगेगा। जैसे क्या आप संस्कृत पढ़ाते हैं, तो संस्कृत पढ़ाने के जो काम है वो आप कर रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट है, आप संस्कृत पढ़ाते हैं। अगर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए कहें कि क्या आप संस्कृत पढ़ाते हैं, पॉजिटिव क्या होगा, तो क्या को हटा दीजिए, हो जाएगा कि आप संस्कृत पढ़ाते हैं। तो आप संस्कृत पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाना आपका वर्ब हो गया और संस्कृत आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या दिखाओ, तो क्या दिखा, तो इसका मतलब है कि अब यस और नो टाइप हो गया। तो चूंकि सब्जेक्ट है यू, तो सब्जेक्ट यू यहाँ लिखेंगे और इस सब्जेक्ट से पहले आपको लिखना है डू या डज। तो यू के साथ आप डू का यूज करते हैं, पहले ही बता दिया, यू प्लूरल है तो यू के साथ डू लगाएंगे, तो डू यू, और उसके बाद मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब है पढ़ाना है तो मेन वर्ब V1 ही लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया आपको कि जब भी डू या डज का प्रयोग हो तो V1 का प्रयोग करते हैं। दुनिया का कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, अगर यस और नो टाइप का है तो उसका स्ट्रक्चर यही होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले करो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब टेंस के हिसाब से ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब बदलता रहता है। जैसे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब EJMR हो जाएगा और मेन वर्ब ING वाला लगने लगेगा। अगर पास्ट इंडिफरेंट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ डिड हो जाएगा और यहाँ V1 लगने लगेगा। अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर होने लगेगा और मेन वर्ब V4 यानी कि ING वाला लगने लगेगा। मतलब आपको कुछ नहीं चेंज होना है, बस हेल्पिंग वर्ब और जैसे मेन वर्ब बदलता रहेगा, बाकी सारा सिस्टम, सारा विधि विधान वही रहेगा। क्या आप संस्कृत पढ़ाते हैं, तो डू यू हो गया, डू यू। अब मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब का पहला फॉर्म लिखना है तो आप टीच लिखेंगे, डू यू टीच। क्या आप पढ़ाते हैं, क्या इंग्लिश नहीं है, संस्कृत, सॉरी संस्कृत, और ये क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सेंटेंस बनता है। अब एक और सेंटेंस देख लीजिए, क्या वह खाना पकाती है, क्या वह खाना पकाती है। तो खाना पकाती होगी तो कहेगी कि यस, जवाब आएगा यस। अगर किसी से आपने पूछा कि क्या वह खाना पकाती है, तो पकाती होगी तो जवाब आएगा यस, और नहीं पकाती होगी तो जवाब आएगा नो। तो यस और नो टाइप हो गया। यस और नो टाइप की खासियत होती है कि क्या से स्टार्ट होते हैं,
क्या से स्टार्ट होते हैं तो यस और नो टाइप कहे जाएंगे, क्योंकि जवाब ही उनका यस और नो आता है। क्या वह खाना पकाती है, तो आपको लिखना है डू या दज। भाई डू लिखे कि दज लिखे, पकाने का काम कौन कर रहा है, वह कर रही है, तो आपको दज लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सी है, सी होता है सिंगुलर, दज सी। उसके बाद आपको मेन वर्ब लिखना है, चूँकि दज का यूज हो रहा है, सेंटेंस में दज आ रहा है। जब भी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करेंगे, चाहे वो डू हो चाहे दज हो, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। दज सी कुक, मेन वर्ब, दज सी कुक, डू डज में से कोई एक, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डज शी कुक फूड, क्या वह खाना पकाती है। इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है यस और नो टाइप। हेल्पिंग वर्ब को पहले करो और उसके बाद सब्जेक्ट नोट करो। अगर यही सब्जेक्ट इधर कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब इधर कर देंगे, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो पॉजिटिव में हम करते ही नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बाकी सब सेंटेंस में करते हैं। बस दो टेंस को छोड़ दे आप, पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ दीजिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़ दीजिए। ये दो ऐसे टेंस हैं जो पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लेते ही नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी अपने साथ जब पॉजिटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं जो यस और नो टाइप से इतर है, जैसे WH टाइप है, उसको कैसे बनाते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अगर लिखा रहेगा कि आप क्या पढ़ाते हैं, या अगर होगा कि वह सत्य क्यों बोलती है, वह सत्य क्यों बोलती है। अब ये तो यस और नो टाइप होगा नहीं, सवाल तो इससे भी पूछा जा रहा है कि वह सत्य क्यों बोलती है, आप क्या पढ़ाते हैं, तो वह सत्य क्यों बोलती है। तो यस और नो से तो काम चलेगा नहीं, बताना पड़ेगा कि वो क्यों बोलती है। तो यह यस और नो टाइप नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब आप यस और नो टाइप में दे ही नहीं सकते हैं। यस और नो में नहीं दे पाएंगे तो यस और नो टाइप नहीं हुआ, ये WH टाइप कहा जाएगा। अब वह सत्य क्यों बोलती, इसको बनाएंगे कैसे। यस और नो टाइप को तो ऐसे बनाते हैं। तो देखिए कुछ खास नहीं किया जाता है, कुछ WH वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका व्हाट हुआ, व्हेन हुआ, वाई हुआ, वेयर हुआ, वेयर हुआ, विच हुआ, होम हुआ, हुज हुआ, ऐसे तमाम है, लगभग 11 है। 11 प्रकार के WH वर्ड्स होते हैं जिनके माध्यम से हम सवाल पूछते हैं। तो जब भी WH वर्ड्स आए, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब आप यस और नो में न दे पाएँ, तो ऐसे क्वेश्चन के सेंटेंस को बनाने के लिए हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही रहता है, बस आप इधर जो WH वर्ड है उसको बढ़ा लेते हैं, WH वर्ड को बढ़ा लेते हैं। वह सत्य क्यों बोलती है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, मेन वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको WH वर्ड को ऐड कर लेना है। जैसे वह सत्य क्यों बोलती है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखिए। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो सत्य बोलने का काम इसको ये कर रही है, तो आप दज का प्रयोग करेंगे, दज सी, हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमने लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, दज सी। उसके बाद बोलना की अंग्रेजी लिखेंगे तो स्पीक, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि डू डज का जब प्रयोग हम करेंगे तो स्पीक लिखें, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। डज सी स्पीक, क्या वह बोलती है, द ट्रूथ माने सत्य। ये हुआ यस और नो टाइप। जो सेंटेंस ये बना है यह यस और नो टाइप बना है। डज सी स्पीक द ट्रूथ, क्या वह सत्य बोलती है, तो बोलेंगे यस, और नहीं बोलती हो तो कहेंगे नो। तो यस और नो टाइप बना हुआ है, लेकिन हमारा सेंटेंस तो यस और नो टाइप है नहीं, हमने यहाँ WH वर्ड ऐड करना है। ये स्ट्रक्चर यस और नो टाइप का है, अभी इससे पहले हमने आपको बताया। अब WH वर्ड जब ऐड कर देंगे तो ये सवाल जो है सही हो जाएगा। वह सत्य क्यों बोलती है, तो इधर वाई लगा दीजिए, वाई मतलब होता है क्यों। अब सेंटेंस आपका हो जाएगा, मैं डी को यहाँ स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ। अब होगा वाई डज शी स्पीक द ट्रूथ, वह सत्य क्यों बोलती है, सेंटेंस तैयार हो गया। क्या है, WH वर्ड बस ऐड किए हैं, ये स्ट्रक्चर आपका यस और नो टाइप वाला ही है। तो यस और नो टाइप
वाला से आप WH टाइप वाला आराम से बना सकते हैं। बस WH वर्ड जो भी आता है, वाट, वेन, वाई, वेयर, विच, वूम, हुज, जो भी आए, दो बार हुम लिख दिए, हुज। तो इस तरह से जो है आप बना सकते हैं। जैसे आप क्या पढ़ाते हैं, आप क्या पढ़ाते हैं, तो क्या जो है WH वर्ड हो गया आपका, और आप सब्जेक्ट हुआ और ये मेन वर्ब हुआ। तो आप क्या पढ़ाते हैं, तो पहले बनाइए आप पढ़ाते हैं, इसका यस और नो टाइप। आप पढ़ाते हैं बनेगा यू टीच, और इसका यस और नो टाइप बनाएंगे तो हो जाएगा डू यू टीच। होगा कि नहीं होगा, डू यू टीच। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हैं। अब सवाल है आप क्या पढ़ाते हैं, तो WH वर्ड को इधर लिख लो, वाट लिख दो, व्हाट डू यू टीच। अब इस डू को हम स्मॉल लेटर कर देते हैं, व्हाट डू यू टीच, आप क्या पढ़ाते हैं। तो जितने भी WH टाइप के बनते हैं इसी तरह से बनते हैं। तो ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हर प्रकार के सेंटेंस बनाने का तरीका। एक बार क्विक रिवीजन बता देता हूँ, कर लेते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें सिर्फ रूटीन को लिखा जाता है। जितने भी रूटीन हैं, वर्तमान के रूटीन के बारे में बात मैं कर रहा हूँ। रूटीन 3 प्रकार की होती है, या तो वर्तमान की हो सकती है, या बीती हुई रूटीन हो सकती है, या फिर आप आगे रूटीन बनाएंगे वैसी हो जाएगी। जैसे मैं सुबह में दौड़ता था, तो मैं सुबह में दौड़ता था, इसका मतलब कि मेरी बीती हुई रूटीन है, अब मैं नहीं दौड़ता हूँ। लेकिन मैं सुबह में दौड़ता हूँ मतलब मेरी रूटीन है, अभी चल रही है, ये मेरी रूटीन अभी भी एक्टिव है। और मैं सुबह में दौड़ूंगा, ये अभी आने वाली रूटीन है। तो ये सब इंडेफिनिट टेंस में आता है। जो वर्तमान की रूटीन है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, जो बीती हुई रूटीन है उसको पास्ट इंडेफिनिट, और जो आगे रूटीन आप बनाएंगे उसको फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्तमान की रूटीन है उसको रिप्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है। हिंदी से अंग्रेजी हमको बनाना होता है, तो हिंदी में हिंदी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये रूटीन है। तो हिंदी सेंटेंस आमतौर पर 90% आपका जो समाप्ति होगी, जो एक्शन समाप्त होगा, वो ताहे तीहे तेहे पर समाप्त होता है। ताहे तीहे तेहे पर समाप्त होगा तो रूटीन ही होता है। अब रूटीन रेगुलर हो सकता है या फिर इरेगुलर हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही आएगा। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब 2 होती है, डू और दज। तो कब डू का प्रयोग करेंगे, कब दज का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो दज का प्रयोग कीजिए, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो डू का प्रयोग कीजिए। लेकिन ये डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है ये पॉजिटिव सेंटेंस में कभी यूज नहीं होता है। हर सेंटेंस का बनाने का एक यूनिवर्सल सा फार्मूला होता है कि आप सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद मेन वर्ब लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद बाकी चीज़ें उतार देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज पॉजिटिव के लिए करते ही नहीं है। तो हमारा स्ट्रक्चर बनता है कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट। तो हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट जो है पॉजिटिव सेंटेंस में है ये नहीं है। अब मेन वर्ब का कंसेप्ट है कि मेन वर्ब में V1 और V5 के यूज किया जाता है। V1 का मतलब वर्ब का पहला फॉर्म, और V5 का मतलब वर्ब में एस और एस जोड़ते हैं तो जो हमारा वर्ब तैयार होती है वो V5 बोली जाती है। तो अब हम V1 कब लगाएंगे, V5 कब लगाएंगे, तो वर्ब को डिसाइड करता है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो V5 यूज कीजिए, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो V1 यूज कीजिए, सिंपल सा है। तो हमारा स्ट्रक्चर बनता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका कंप्लीमेंट। यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, अगर नॉट आए, तब हम डू डज का प्रयोग करना शुरू करते हैं। यानी कि पॉजिटिव को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे सेंटेंस में हम डू डज का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे हम तो डू डज का यूज शुरू हो जाएगा। अब कब डू लगाएंगे, कब डज लगाएंगे, तो ये भी सब्जेक्ट डिसाइड करता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे। तो डू और डज के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है कि पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज में से कोई एक उतारना है, उसके बाद नॉट लिखना है, नॉट के बाद V1 लिखना है, V1 के बाद ऑब्जेक्ट के बाद बाकी चीज़ें उतारते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी डू या डज का हम प्रयोग करेंगे तो हम V1 का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब जो है
ये होगा नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए कोई विशेष नए शब्द की ज़रूरत उसमें होती नहीं है। करते क्या है कि जो हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है सभी टेंस के लिए, कि सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, मेन वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कंप्लीमेंट, उसके हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले कर देते हैं तो यस और नो टाइप बन जाता है। और उस हेल्पिंग वर्ब से पहले आप WH वर्ड को लिख देंगे तो WH इंट्रोगेटिव बन जाता है, WH टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाता है। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हर प्रकार के सेंटेंस के बारे में हमने चर्चा किया। ये आपके लिए एक बेसिक क्लास था जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसके अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब के यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस किया। अगले क्लास में हम नए टेंस के साथ नई चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज इतना रहने देते हैं। थैंक यू।